एक महीने एक हफ्ते में काफ़ी चेंज है। मतलब आई एम फीलिंग मच बेटर फिजिकली भी, और हर तरीके से काफ़ी बेटर है। जी। अगर हम काम को लेकर आपकी बात करते हैं, अनुभव साझा करें नहीं, तो जेल वहाँ में तो पर। मैं देखो कट ऑफ था। मेरा तो कोई कम्युनिकेशन था नहीं बाहर से। ऐसा था नहीं कि भी मेरे को बाहर की सारी खबरें पता लग रही हो, बाहर क्या चल रहा है। और कुछ अखबार वगैरह से पता लगता भी था, तो फिर उसमें उस टाइम तो कुछ कर नहीं सकते थे। दिल्ली के अंदर अब सारे काम कर रहे हैं और ठीक ट्रैक पे आ गए हैं काम। जी। जेल के एक्सपीरियंस अगर हम आपसे। देखो, जेल के अंदर काफ़ी कुछ सोचने का समय मिला, पढ़ने का समय मिला। बहुत कुछ पढ़ा है, लिखा भी। मैंने अपनी एक पूरी बुक लिख ली है। जी जी। तो उसको देखता हूँ कि अगर वो बुक थोड़ा बहुत काम रह रहा है उसके ऊपर, अगर वो थोड़ा बहुत पूरा कर लेते हैं तो उसको जल्दी उसको पब्लिश कराएंगे। किस मोहल किस तरह के अनुभव हैं किताब में इसमें अगर हम। किताबों को काफ़ी कुछ पढ़ा। देखो, अनुभव तो मैं बताऊँगा। अगर मैं हिस्ट्री की बुक पढ़ रहा हूँ, और हिस्ट्री की बुक पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि जो इस टाइम हिंदुस्तान में चल रहा है ना, वो लगभग हिस्ट्री रिपीट हो रही है फिर से। जी जी। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, उसने देश के अंदर दो तीन काम किए थे। एक तो किया था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्री थी उसको बर्बाद किया था। इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद करके उन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज़ को बस रख लिया था जो कि उनके हाथ में थी। दूसरा काम उन्होंने किया था कि भाई इंडिया के ऊपर तरह तरह के टैक्स लगा के उस पैसे को बाहर ले जाना। इंडिया से बाहर ले जाती थी। कौन लेके जाता था? एक ईस्ट इंडिया कंपनी लेके जाती थी। तो इंडिया से पैसा इकट्ठा करके वो बाहर ले जा रहे थे। अब भी लगभग वैसे चल पड़ा है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को मैं दूसरे तरह से कहूँगा कि अब इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो पिछले 10 साल में काफ़ी तरक्की कर सकती थी वो नहीं कर पा रही हैं। पता नहीं क्या जो ये सरकार है इसके दिमाग में आया है कि हम कुछ ही लोगों को करने देंगे सब काम, सारे काम वही करेंगे। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी लेके आएंगे, ऊपर से कुछ टपकता टपकता नीचे भी आ जाएगा। वो कब आएगा कब नहीं आएगा किसी को नहीं पता। इस देश के अंदर लाखों उद्योग व्यापार पिछले 10 साल के अंदर या तो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, या वो अधमरे हैं, चल नहीं रहे। जिसके पास 50 लोग एम्प्लॉय थे, 10 रह गए हैं, 15 रह गए हैं। अरे भाई, 10 साल में तो 50 के 200 होने चाहिए थे। बढ़ नहीं रहे, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है। जी। आप तो जिस नहीं अगर नहीं, अब डालने से मिला क्या? अब सोच को तो नहीं बता दबा सकते ना। अब दिल्ली के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें नई स्टार्ट की। सबसे पहले क्या कहते थे? हमने कहा हम बिजली हाफ़ करेंगे, पानी माफ़ करेंगे, हम दवाई फ्री करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे। कहते पैसा कहाँ है? सारी ये पार्टियाँ यही कहती पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से लाएंगे? अब ये देखिएगा, पिछले 10 साल के अंदर अब हमारे अपोनेंट ये नहीं कहते पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ से लाएंगे। तब ये चैलेंज करते थे हमें कि पैसा कहाँ से लाएंगे। अब केजरीवाल जी की सरकार ने करके दिखा दिया है कि पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसे की कमी नहीं, नीयत की कमी है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, जिसको ये कहते हैं रेबड़ी कहते हैं, कि आपने दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं, पढ़ाई फ्री करा रहे हैं, आपने बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री, आपने तीर्थ यात्रा कराई, तो कहते हैं ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। अरे भाई, कर्ज लेके तो नहीं कर रहे। पैसा तो था ना दिल्ली के पास। उस पैसे को हम, हमारी नीयत साफ़ है, हमने जनता को दे दिया। लेकिन अब ये आरोप लग रहा है कि पहली बार। किसने आरोप लगाया? डेफिसिट होगा तब ना। देश के अंदर अकेली राज्य सरकार है जिस राज्य के अंदर कोई रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है। बीजेपी की 20-22 राज्यों में सरकार है, उनकी डायरेक्टली या मिलजुल के। एक भी राज्य दिखाना जिसमें डेफिसिट ना हो। हम ना कर्ज ले रहे हैं, ना हमारा डेफिसिट है। हम लोगों को अगर सब कुछ करके दिखा रहे हैं, उसी बजट के अंदर करके दिखा रहे हैं, तो इससे बहुत परेशान है। आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं, इनका इनका तो कुछ भी नहीं है, जो मर्जी कहें और चले जाएं। जी। आप लोग का एक बड़ा आरोप हो। देखो, मैं ना इस बारे में आपको बता देता हूँ। अगर उसको सुविधा कहते हैं कि जो मुझे टॉर्चर किया गया, टॉर्चर को सुविधा के नाम से वो प्रचारित कर रहे हैं। दो चीज़ें आपने बताया कि भाई मेरे को वहाँ पर ना खाने के लिए बड़ा प्रबंध किया गया था। मैंने पूरे 1 साल तक अन्न नहीं खाया था। उसका रीज़न था कि मैं जैन हूँ, और मंदिर जाने से पहले, मैं जैन मंदिर जाने से पहले अन्न नहीं ग्रहण करता। तो पूरे 1 साल तक सिर्फ मैंने खीरा टमाटर, जो कैंटीन में है, वहाँ पे कैंटीन में आप परचेज़ कर सकते हैं चीज़ें। जो भी फ्रूट आता था, कभी कोई फ्रूट आ जाता था, केले संतरे, जो भी आना है, एप्पल आ गया, तो वो ख़रीद लेते थे और खाते थे। पूरे 1 साल तक इसके अलावा कुछ नहीं खाया। उसको क्या दिखा रहे हैं कि भाई मेरे पास काम तो था नहीं, मेरे सेल में कोई आता भी नहीं था। तो अपने सेल में बैठ के मैं खुद ही तैयार करता था। अभी एक प्लेट में खीरे रख लिए, एक में टमाटर रख लिए,
एक में एप्पल रख लिया, तो 4-5 चीज़ें 1-2 घंटे टाइम भी गुजर गया। जब वो मैंने रख लिया तो सिलेक्टिवली दिखा रहे हैं, देखो जी क्या शानदार खाना खा रहे हैं। अरे भाई साहब, वो शानदार खाना खा रहे होते तो मेरा 1 साल में 38 किलो वज़न कैसे कम हो जाता? 38 किलो वज़न कम हुआ। मैंने तो कहा था कि भई आप ऐसे सेलेक्टिव एडिटेड वीडियोज़ क्यों दिखा रहे हो? आप लाइव टेलीकास्ट कर दो, सारे कैमरे लगे हुए हैं, जनता खुद देख लेगी मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। आपने वो नहीं दिखाया कि मैं पहले 2 घंटे प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वो 2 घंटे की तो छुपा ली। फिर दिखा रहे हैं कि देखो जी सत्येंद्र जैन खीरा भी खा रहे हैं, टमाटर भी खा रहे हैं, एप्पल भी खा रहे हैं, संतरा भी खा रहे हैं। और वहाँ पे कभी कभी वो न्यूज़ चैनल भी आता है, एक न्यूज़ चैनल पे एक बार दिखा रहे, एक या दो ही आते हैं। तो एक बार एक चैनल वो गलती से स्टार्ट हो गया, कहते हैं देखिए सत्येंद्र जैन दूसरा संतरा खा रहे हैं। अरे भाई साहब, खा रहे हैं, पैसे दे के खा रहे हैं, खरीद के खा रहे हैं। और दूसरा संतरा अगर खा लिया तो क्या वो लग्जरी हो गई, क्या वो सुविधा हो गई? बाकी जो इनमेट्स थे वहाँ पर जो जेल में थे, उनको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जेल की तरफ से दिया जाता था। 2 टाइम चाय और बिस्किट दिए जाते थे, तो 5 बार उनको खाने को दिया जाता था। उसके अलावा भी जो उनका मन आता था वो कैंटीन से खरीद के खा लेते थे। जो चीज़ें मैं खा रहा था, बाकी कह दी वो ओवर एंड अबव खाने के अलावा जो 5 टाइम मिलता उसके अलावा वो भी खरीद के खा सकते थे, खा रहे थे। तो मैं तो सिर्फ सलाद, खीरा, टमाटर, ककड़ी, ये इस तरह की चीज़ें खा रहा था, या जो कोई फ्रूट आया था वो खा रहा था। जो उसको वीडियो कहते, सामने आया उस पे आप चाहते हैं उसी वीडियो की तो बता रहा हूँ, वीडियो में यही तो दिखाया, आप दोबारा दिखा देना। मसाज का वीडियो अच्छा, जो उसका भी बता देता हूँ। अच्छा, इसमें सेटिस्फाई हो गया ना आप? इसके बारे में तो बात नहीं करेंगे। मैं वो हाँ कोई बात नहीं, पहले आपने ये भी पूछा था, इसका भी बता देता हूँ कि वो जो खाने के बारे में बात थी वो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि खाने के अंदर लग्जरी नहीं थी, वो सिर्फ जीवन को चलाने की आवश्यकता थी। और 38 किलो मेरा वज़न कम हो गया था, जो बिल्कुल डॉक्टर्स के लिए भी ये था कि भाई कहीं ऐसा ना कुछ उल्टा सीधा हो जाए। अब रही मसाज की बात, मेरी 2 बारी सर्जरी हुई थी। मुझे हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज किया गया तो स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट लिखा गया, 1 महीने के लिए स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट था। स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट का मतलब मुझे अपने हाथ से कुछ काम नहीं करना था। मुझे हॉस्पिटल का जो जो जेल का जो लोकल हॉस्पिटल होता है उसमें रखने की ज़रूरत थी। तो वहाँ पर जो स्टाफ था, स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि मैं जेल के टॉयलेट में गिरा था, उस टॉयलेट का डिज़ाइन ऐसा था कि WC टॉयलेट की सीट बाद में थी और नहाने का एरिया पहले था, तो हमेशा गीला रहता था क्योंकि कई लोग यूज़ करते थे। तो उनको ये लगता था कि भाई कहीं ऐसा ना उसको क्रॉस करने में दोबारा गिर जाए, अगर इसमें दोबारा गिर जाएंगे तो एग्रीवेट हो सकती है, बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको ना एक सेल में रख लेते हैं और आपकी सारा जो भी प्रॉब्लम्स है हम वी विल टेक केयर ऑफ़ यू। अगर वो मुझे जेल हॉस्पिटल में रखते और वहाँ पर मेरे को फिजियोथेरेपी करते, कुछ भी करते, तो कोई इशू नहीं था। उन्होंने, जेल वालों ने अरेंज किया, मुझे डेली फिजियोथेरेपी लिखी गई थी कि 7 दिन फिजियोथेरेपी डेली करानी है और स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट था। मैंने पूरे कपड़े पहने हुए थे, वहाँ पर इनमेट थे, सारे काम इनमेट करते हैं, जितने भी काम होते जेल के, खाना बनाने से लेके सफाई करने से लेके छोटे छोटे काम इनमेट करते हैं। उनको सेवादार कहते हैं वहाँ पे, कि सेवादार हैं, सारे काम करते हैं। तो जो आदमी मेरे पैरों को दबा रहा था वो एक्यूप्रेशर थोड़ा सीख गया था वहाँ पर, उसको फिजियोथेरेपिस्ट ने थोड़ा समझा दिया था कि कैसे करते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट हफ्ते में 1 दिन आते थे। तो उन्होंने मेरे को प्रोवाइड किया और उन्होंने उसको गाइड किया। तो वो मेरे थोड़े से पैर दबाते थे, पैरों के तलवे में दबा देता था, और मैंने पूरे कपड़े पहने हुए थे, उसको दबाने से मुझे रिलीफ मिल रहा था। इतना ज़्यादा सीवियर पेन था, उस चीज़ का मजाक बनाना और उसको मसाज कहना, मुझे लगता है मसाज के ना आपको वीडियो देखने चाहिए, मसाज कहते किसे हैं। आप फिर से अपने दर्शकों को दिखाइएगा कि सत्येंद्र जैन के लिए जो आपने कहा था कि ये मसाज है, कि ये मसाज है या नहीं है, वो डिसाइड करें कि वो मेरे हाथ या पैर को या कमर को थोड़ा दबा रहा है या मेरी मसाज कर रहा है। आप जब जेल में थे आपकी पार्टी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कई बाइट्स के जरिए आरोप लगाया कि आपकी सेहत के साथ वहाँ पे ठीक से सब ट्रीट नहीं किया जा रहा है, सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या वहाँ पे ऐसा अनुभव आपके साथ था? है ना भाई, अगर मेरे को जो फिजियोथेरेपी की जगह या तो क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट थे, मेरे को डेली फिजियोथेरेपी कराते, वो तो कराया नहीं, वो सुविधा तो मुझे दी नहीं। उसके अलावा इनमेट से मुझे अगर उन्होंने दबाने, उसको शोर मचा रहे हैं, चला रहे हैं। दूसरा, उसके अलावा मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया बहुत समय तक। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ये होता है कि मेरे सेल में किसी को नहीं आने दिया गया, बंद कर दिया, बिल्कुल बैन कर दिया। सुबह 2-3 घंटे खुलता है, शाम को 2-3 घंटे खुलता है सेल। उस टाइम पर जब बाहर निकलो तो लोगों को कह दिया गया तुम इनसे बात नहीं करोगे। तो मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की कि इनको मेंटली तोड़ दिया जाए, इनका मेंटल बैलेंस ख़राब हो किसी तरीके से, वो टॉर्चर करने की कोशिश की। खाने के लिए जो फ्रूट है, वेजिटेबल है, उसका सब प्रबंध भाई बाकी सारे इनमेट्स के लिए जेल प्रशासन जो है 5 टाइम का खाने का इंतजाम करता है।
तो अगर मेरा ऐसा नियम था मेरे लिए भी कर देते ना भाई, इसमें क्या दिक्कत थी? मैं कोई आपसे कोई ये तो नहीं करता मुझे कोई 5 स्टार से बना के खाना दो, तो उसके अंदर भी समस्या थी। दूसरी बात, चलो मैं जो भी कर रहा था मैं अपने नियम से धर्म के हिसाब से कर रहा था, और उसका मजाक तो नहीं बनाना चाहिए था। आप उसका इस तरह से मजाक बना रहे हैं, वो ठीक नहीं है, इस देश के लोग पसंद नहीं करते। अभी जबकि देखो यमुना प्रदूषण के लिए ना आपके चैनल्स पे सब जगह ये चल रहा है, दो चीज़ें चल रही हैं कि यमुना प्रदूषित है और छठ आने वाली है, तो हर साल की तरह से वो यमुना में झाग की बात कर रहे हैं। और झाग भी कितने 4-4 फुट 5-5 फुट ऊंचे झाग है। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वो जो झाग होते हैं वो छठ पूजा और दिवाली के पास ही होते हैं, वो पूरे साल के लिए गायब हो जाते हैं। फिर 1 साल के बाद फिर से आ जाते हैं, 1 महीना चलता है इसके लिए। काफ़ी सारे लोग शूटिंग कराने जाते हैं, वहाँ बीजेपी वाले लोग जाएंगे, शूटिंग कराएंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे, सेल्फी लेंगे कि देखो कितने ऊंचे ऊंचे झाग आ गए। देखो होता है कि ये जो है यमुना के नदी में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट दिल्ली में पैदा नहीं होता, क्योंकि दिल्ली के अंदर वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री नहीं है। ये बादशाहपुर ड्रेन से होते हुए नजफगढ़ ड्रेन में आता है, गुड़गांव की तरफ से जो पानी आता है 105 MGD गंदा पानी आता है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। इसी तरह से सोनीपत में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है 20 से 30 MGD वाटर, वो DD3 नरेला की तरफ से पानी आता है, वो भी सारा यमुना नदी में जाता है। ऐसे ही शाहदरा ड्रेन में 50-55 MGD गंदा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो यूपी की तरफ से आता है शाहदरा ड्रेन के अंदर। तो ये सारा मिला के देखो मैं बताता हूँ, ये आप बता रहा हूँ ना पोल्यूशन कहाँ से है कैसे है भाई। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब वो वेस्ट आता है उसमें फॉर्माइट होता है, तो फॉर्माइट है उसके अंदर। जब वो पानी है, पूरी दिल्ली में झाग नहीं बनते, जब एंड हो रहा होता है कालिंदी कुंज के पास पहुँचता है, तो वहाँ पर एक बैराज है, बैराज को यूपी इरिगेशन, यूपी जल निगम उसको चलाता है, उसमें 12 गेट लगे हैं। अगर वो 12 गेट खोल दें तो ये झाग बाग नहीं बनेंगे, वो सारे गेट बंद कर देते हैं, 2 या 3 खोलते हैं, झाग बन जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था आप सारे गेट खोल दो, 2 दिन बाद चलते हैं, झाग खत्म हो जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं दूसरा बाकी पोल्यूशन की बात। पहली बात तो कि पोल्यूशन कुछ तो कम हुआ है, अभी हम यमुना की बात कर रहा हूँ, जी, जी। यमुना की बता रहा अभी हूँ, क्योंकि पिछले 10 साल से आपकी सरकार है, मैं और उसी के बता रहा आप हूँ। जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भले कहीं से आता हो हमारी जिम्मेदारी हाँ हमारी है जिम्मेदारी साफ है, करने हम की, उसको और कर रहे हैं ना, उस पर भी आ रहा हूँ ना। मैं पहले एक एक करके बता रहा हूँ, क्योंकि 2 मुद्दे यमुना के पोल्यूशन के ऊपर आ गए हैं। एक छठ पूजा के ऊपर कि सब लोग फोटो दिखाते रहते हैं, उसके अंदर जो झाग बन गए, झाग बगने आपके दबाव में आके शायद यूपी जल निगम सारे गेट खोल दे, 2-3 दिन में साफ़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि यमुना की ओवरऑल क्लीनिंग की बात है। यमुना को क्लीन करने का हमने इलेक्शन में वादा किया था, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम 5 साल में इसको साफ़ कर देंगे, 2025 तक इलेक्शन तक इसको साफ़ कर देंगे। और बहुत बड़ा काम है जिसके ऊपर हमने दिन रात काम स्टार्ट किया। वैसे मैं एक चीज़ बताऊँ, कल बीजेपी के दिल्ली के लोकल अध्यक्ष यमुना नदी वो जुमने में डुबकी लगा के आए, इसका मतलब पहले से कुछ तो साफ़ हुई है। नहीं, लेकिन उनकी एक रिपोर्ट आई है आरएमएल हॉस्पिटल की, उसमें वो दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब इतना पॉल्यूटेड था कि स्किन में रैसेज हो गए हैं, और मतलब खुजली जैसे हो रहे हैं, आँख में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि उन्होंने डुबकी लगाई। कोई बात इतना फिर ज़्यादा पॉल्यूटेड है वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी इस लायक तो था, घुस तो गए। 5 साल पहले तो घुस भी नहीं सकते थे। अरे सर उन्होंने हिम्मत तो करी, 5 साल पहले हिम्मत क्यों नहीं करी थी, 2 साल पहले हिम्मत क्यों नहीं करी थी, तब करके दिखाते हैं ना। यमुना नदी के अंदर मैं खुद गया था नाव में बैठ के, सर जी उसके अंदर तो आप डुबकी लगाने की बात कर रहे हो, उंगली नहीं लगा सकते थे आप, वहाँ पे इतनी बदबू थी, इतना चक्कर आते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यमुना साफ़ हो गई है, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, परंतु पहले के मुकाबले में यमुना का पानी साफ़ हुआ है। तभी सचदेवा जी ने जाके इस बात को खुद सिद्ध कर दिया है कि यार उसमें डुबकी तो लगा ही सकते हैं, उसके बाद भी जिंदा बाहर निकल सकते हैं। पहले तो ऐसा नहीं था कि यमुना में डुबकी लगाते और आप साफ तो बारे। बीमार तो पड़ गए ना इतना। अरे कहाँ बीमार पड़ गए, आज इंटरव्यू तो कल भी दे रहे थे, वो इंटरव्यू तो सब जगह दे रहे हैं। बीमार होते तो बेड पे होते हैं, अस्पताल में एडमिट होते, कहीं नहीं हुए, हुआ तो कुछ भी नहीं। वो तो कह रहे हमारा उन्होंने थोड़ा सा काम किया, लोगों को बताया कि भाई देखो केजरीवाल जी कर सकते हैं साफ, हमारे बस की नहीं है। हाँ मैं उनका धन्यवाद भी करूँगा, वो बता रहे हैं कि ये पूरा साफ़ नहीं हुआ, मैं भी मान रहा हूँ पूरा साफ़ नहीं हुआ। अब साफ़ करने की बात बताता हूँ। यमुना नदी को साफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप जाके थोड़ा सा कूड़ा निकाल दें, थोड़ा कीचड़ निकाल दें, यमुना नदी साफ़ हो गई, वो नहीं होती यमुना नदी साफ़। यमुना नदी के अंदर 2 तरह का वेस्ट आता है। एक हमारे घरों से जो सीवर है, सीवर के अंदर जो गंदा पानी जाता है, अगर वो पानी पूरी तरह ट्रीट हुए बिना नालों से होता हुआ यमुना में जाएगा तो यमुना गंदी हो जाएगी। दूसरा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट मैंने जो अभी बताया आपको, यूपी से और हरियाणा से आता है,
अगर उसको साफ़ किए बिना यमुना नदी में जाएगा तो यमुना नदी को प्रदूषित करेगा। तो दिल्ली दो वजह से प्रदूषित हो रही है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि हरियाणा से और यूपी से आता है। दूसरा, दिल्ली के अंदर बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं जिनका जो सीवेज वेस्ट है वो डायरेक्टली नालों से होते हुए यमुना में गिरता था बिना ट्रीटमेंट के। हमने पिछले 5 साल के अंदर दिल्ली के अंदर हजारों कॉलोनियों के अंदर सीवर लाइन डाल दी है। डालेंगे नहीं, डाल दी है। अब वो सीवर लाइन डल गई, उनकी ट्रंक लाइनें चल रही हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो सारा का सारे पानी ट्रैप होने के बाद जब वो पहले एसटीपी में जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जाएगा, वहाँ से साफ़ होने के बाद उसको हम यमुना में डालेंगे तो यमुना साफ़ हो जाएगी। यमुना के अंदर क्या हुआ इस साल, शुरू में कोरोना आ गया, 1.5 से 2 साल कोरोना के अंदर लॉकडाउन रहा, सब कुछ बंद हो गया था। तो वो डिले हुआ, हम मानते हैं डिले हुआ, कुछ इन्होंने भी कहते काम करने में अड़ंगे अड़ाए। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ 1-2 साल जो डिले हुआ उसकी वजह से हम यमुना को साफ़ करके दिखाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अब 2 साल मान लीजिए, 2 साल के अंदर यमुना नदी 100% साफ़ होगी। इसके बाद सीवर लाइन तो हमने डाल दी। पानी की पाइपलाइन पानी की पाइपलाइन देखो, मैं अभी 2 सवा 2 साल पहले अरेस्ट किया गया था, मेरे को 2.5 साल पहले अरेस्ट किया गया था। पिछले साल मैंने कोई दौरा नहीं किया था, अब वो 3 साल पुराने बता रहे होंगे। जब आप थे हाँ, मंत्री 3 साल पहले। दिल्ली के अंदर कोई भी ऐसी कॉलोनी नहीं है जिसके लिए वाटर पाइपलाइन डालने का हमने प्लान ना बनाए और ना डाल दी हो। कुछ कॉलोनीज बच गई है जहाँ पे फॉरेस्ट का इशू है। आप हो सकता है जैसे आपने पहाड़ी का बात की है तो ज़रूर वो फॉरेस्ट के अंदर आती होगी, तो वहाँ पे शायद रह गया हो। ऐसी गिनी चुनी 2, 4, 5, 10 हैं, या 2, 4 कॉलोनियाँ जो यमुना के अंदर आती हैं, यमुना के अंदर ओ जोन कहते हैं उसके अंदर आती हैं। बाकी सब जगह हमने पानी की लाइनें डाल दी हैं, सभी जगह सीवर की लाइनें डाल दी हैं। यमुना नदी को साफ़ करने की मैसिव तैयारी हो चुकी है, और जो लास्ट माइल आखिरी वाला जो काम रहते हैं उसको कंप्लीट होने वाला है। यमुना भी साफ़ होगी और पानी भी होगा। अब हम आते इलेक्शन के मुद्दे पे, आप क्योंकि आप दिल्ली में चुनावी तैयारी कर ऐसा था, देखो जब जेल में था तो बहुत कम एक्सेस थी न्यूज़ के बारे में। अखबार में थोड़ा बहुत पढ़ लो या एक या दो चैनल आते थे टीवी के ऊपर, तो बस वो पता लगता था, वही पता था। तो ऐसा माहौल लग रहा था कि शायद सब कुछ नेगेटिव है, मतलब अंदर से ऐसे लगता था कि सब नेगेटिव है, आम आदमी पार्टी के सब कुछ खिलाफ है। 7 में से 0 सीट आई दिल्ली के अंदर लोकसभा में, तो लगता है जनता नाराज है। बाहर आने के बाद आज पूरे 7 दिन बाहर आने के बाद शुरू में तो मुझे लगा कि यार लोग नाराज होंगे, नहीं है, वो बीजेपी से नाराज है। उन्होंने इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं किया। अरे भाई, जनता ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की बस चलाने का कि भाई दिल्ली को पर बना दो। ब्रेक फेल करने में लग गए। मोहल्ला के लिए सत्येंद्र जैन को अरेस्ट कर लो, स्कूलों के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लो। अरविंद केजरीवाल ओवरऑल सब लीडरशिप लेके सबके पीछे लगे हुए हैं, काम करवा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लो, संजय सिंह को अरेस्ट कर लो। तो यार ये ब्रेक फेल करने वाली राजनीति ना जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है। जनता बहुत नाराज़ है बीजेपी की इस राजनीति की वजह से। जहाँ तक हमारी बात है, जनता कह रही है कि काम तो किया, तो आम आदमी पार्टी किया है। और हमारे प्रचार के बारे में कमाल की चीज़ हो गई, जो जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ, हमें तो प्रचार की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। पता हो क्या रहा है, बीजेपी वाले प्रचार कर रहे हैं। मैं गया अभी, कल गया था कहीं, बात की, मैंने क्या लगा, कहते सर बीजेपी वाले आए थे, कह रहे थे ये फ्री की रेवड़ी जो बांट रहा है ना केजरीवाल, ये बंद करेंगे, ये रेवड़ी कल्चर ठीक नहीं है। मैंने भाई रेवड़ी कल्चर क्या होती है? वो कहते पहली कितना कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं अभी आप बाहर निकल कर? एक महीने एक हफ्ते में काफ़ी चेंज है। मतलब आई एम फीलिंग मच बेटर फिजिकली भी, और हर तरीके से काफ़ी बेटर है। जी, अगर हम काम को लेकर आपकी बात करते हैं, अनुभव साझा करें नहीं, तो जेल क्या में तो मैं होगा? देखो कट ऑफ था, मेरा तो कोई कम्युनिकेशन था नहीं बाहर से। ऐसा था नहीं कि भी मेरे को बाहर की सारी खबरें पता लग रही हों, बाहर क्या चल रहा है। और कुछ अखबार वगैरह से पता लगता भी था, तो फिर उसमें उस टाइम तो कुछ कर नहीं सकते थे। दिल्ली के अंदर अब सारे काम कर रहे हैं और ठीक ट्रैक पे आ गए हैं काम। जी, जेल के एक्सपीरियंस अगर हम आपके देखो जेल के अंदर काफ़ी कुछ सोचने का समय मिला, पढ़ने का समय मिला, बहुत कुछ पढ़ा है।
लिखा भी, मैंने अपनी एक पूरी बुक लिख ली है। जी जी। तो उसको देखता हूँ कि अगर वो बुक थोड़ा बहुत काम रह रहा है उसके ऊपर, अगर वो थोड़ा बहुत पूरा कर लेते हैं तो उसको जल्दी उसको पब्लिश कराएंगे। किस मॉल तरह के अनुभव हैं किताब में इसमें अगर हम। किताबों को काफ़ी कुछ पढ़ा। देखो अनुभव तो मैं बताऊँगा, अगर मैं हिस्ट्री की बुक पढ़ रहा हूँ और हिस्ट्री की बुक पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि जो इस टाइम हिंदुस्तान में चल रहा है ना, वो लगभग हिस्ट्री रिपीट हो रही है फिर से। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, उसने देश के अंदर दो तीन काम किए थे। एक तो किया था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्री थी उसको बर्बाद किया था। इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद करके उन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज़ को बस रख लिया था जो कि उनके हाथ में थी। दूसरा काम उन्होंने किया था कि भाई इंडिया के ऊपर तरह तरह के टैक्स लगा के उस पैसे को बाहर ले जाना। इंडिया से बाहर ले जाती थी। कौन लेके जाता था? एक ईस्ट इंडिया कंपनी लेके जाती थी। तो इंडिया से पैसा इकट्ठा करके वो बाहर ले जा रहे थे। अब भी लगभग वैसे चल पड़ा है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को मैं दूसरी तरह से कहूँगा कि अब इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो पिछले 10 साल में काफ़ी तरक्की कर सकती थी वो नहीं कर पा रही हैं। पता नहीं क्या जो ये सरकार है इसके दिमाग में आया है कि हम कुछ ही लोगों को करने देंगे सब काम, सारे काम वही करेंगे। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी लेके आएंगे, ऊपर से कुछ टपकता टपकता नीचे भी आ जाएगा। वो कब आएगा कब नहीं आएगा किसी को नहीं पता। इस देश के अंदर लाखों उद्योग व्यापार पिछले 10 साल के अंदर या तो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं या वो अधमरे हैं, चल नहीं रहे। जिसके पास 50 लोग एम्प्लॉय थे, 10 रह गए हैं, 15 रह गए हैं। अरे भाई 10 साल में तो 50 के 200 होने चाहिए थे। बढ़ नहीं रहे, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है। आप तो जिस नहीं नहीं, अब डालने से मिला क्या? अब सोच को तो नहीं दबा सकते ना। अब दिल्ली के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें नई स्टार्ट की। सबसे पहले क्या कहते थे? हमने कहा हम बिजली हाफ़ करेंगे, पानी माफ़ करेंगे, हम दवाई फ्री करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे। कहते पैसा कहाँ है? सारी ये पार्टियाँ यही कहती पैसा नहीं है। पैसा कहाँ से लाएंगे? अब ये देखिएगा पिछले 10 साल के अंदर, अब हमारे अपोनेंट ये नहीं कहते पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ से लाएंगे। तब ये चैलेंज करते थे हमें कि पैसा कहाँ से लाएंगे। अब केजरीवाल जी की सरकार ने करके दिखा दिया है कि पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसे की कमी नहीं, नीयत की कमी है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, जिसको ये कहते हैं रेबड़ी कहते हैं, कि आपने दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं, पढ़ाई फ्री करा रहे हैं, आपने बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री, आपने तीर्थ यात्रा कराई, तो कहते हैं ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। अरे भाई कर्ज लेके तो नहीं कर रहे, पैसा तो था ना दिल्ली के पास। उस पैसे को हम, हमारी नीयत साफ़ है, हमने जनता को दे दिया। लेकिन अब ये आरोप लग रहा है कि पहली बार। किसने आरोप लगाया? डेफिसिट होगा तब ना। देश के अंदर अकेली राज्य सरकार है जिस राज्य के अंदर कोई रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है। बीजेपी की 20-22 राज्यों में सरकार है, उनकी डायरेक्टली या मिलजुल के। एक भी राज्य दिखाना जिसमें डेफिसिट ना हो। हम ना कर्ज ले रहे हैं ना हमारा डेफिसिट है। हम लोगों को अगर सब कुछ करके दिखा रहे हैं, उसी बजट के अंदर करके दिखा रहे हैं, तो इससे बहुत परेशान है। आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं, इनका इनका तो कुछ भी नहीं है, जो मर्जी कहें और चले जाएं। आप लोग का एक बड़ा आरोप हो। देखो मैं ना इस बारे में आपको बता देता हूँ। अगर उसको सुविधा कहते हैं कि जो मुझे टॉर्चर किया गया, टॉर्चर को सुविधा के नाम से वो प्रचारित कर रहे हैं। दो चीज़ें आपने बताया कि भाई मेरे को वहाँ पर ना खाने के लिए बड़ा प्रबंध किया गया था। मैंने पूरे 1 साल तक अन्न नहीं खाया था। उसका रीज़न था कि मैं जैन हूँ और मंदिर जाने से पहले, मैं जैन मंदिर जाने से पहले अन्न नहीं ग्रहण करता। तो पूरे 1 साल तक सिर्फ मैंने खीरा टमाटर, जो कैंटीन में है, वहाँ पे कैंटीन में आप परचेज़ कर सकते हैं चीज़ें, जो भी फ्रूट आता था, कभी कोई फ्रूट आ जाता था, केले संतरे जो भी सब आना है, एप्पल आ गया, तो वो ख़रीद लेते थे और खाते थे पूरे 1 साल तक। इसके अलावा कुछ नहीं खाया। उसको क्या दिखा रहे हैं कि भाई मेरे पास काम तो था नहीं, मेरे सेल में कोई आता भी नहीं था। तो अपने सेल में बैठ के मैं खुद ही तैयार करता था। भाई एक प्लेट में खीरे रख लिए, एक में टमाटर रख लिए, एक में एप्पल रख लिया। तो 4-5 चीज़ें, 1-2 घंटे टाइम भी गुजर गया। जब वो मैंने रख लिया तो सिलेक्टिवली दिखा रहे हैं, देखो जी क्या शानदार खाना खा रहे हैं। अरे भाई साहब, वो शानदार खाना खा रहे होते तो मेरा 1 साल में 38 किलो वज़न कैसे कम हो जाता? 38 किलो वज़न कम हुआ। मैंने तो कहा था कि भाई आप ऐसे सेलेक्टिव एडिटेड वीडियोस क्यों दिखा रहे हो? आप लाइव टेलीकास्ट कर दो, सारे कैमरे लगे हुए हैं, जनता खुद देख लेगी मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। आपने वो नहीं दिखाया कि मैं पहले 2 घंटे प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वो 2 घंटे की तो छुपा ली
फिर दिखा रहे हैं कि देखो जी सत्येंद्र जैन खीरा भी खा रहे हैं, टमाटर भी खा रहे हैं, एप्पल भी खा रहे हैं, संतरा भी खा रहे हैं। और वहाँ पे कभी कभी वो न्यूज़ चैनल भी आते हैं, एक न्यूज़ चैनल पे एक बार दिखा रहे हैं, एक या दो ही आते हैं। तो एक बार एक चैनल वो गलती से स्टार्ट हो गया, कहते हैं देखिए सत्येंद्र जैन दूसरा संतरा खा रहे हैं। अरे भाई साहब, खा रहे हैं, पैसे दे के खा रहे हैं, खरीद के खा रहे हैं। और दूसरा संतरा अगर खा लिया तो क्या वो लग्जरी हो गई, क्या वो सुविधा हो गई? बाकी जो इनमेट्स थे वहाँ पर जो जेल में थे, उनको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जेल की तरफ से दिया जाता था। 2 टाइम चाय और बिस्किट दिए जाते थे, तो 5 बार उनको खाने को दिया जाता था। उसके अलावा भी जो उनका मन आता था वो कैंटीन से खरीद के खा लेते थे। जो चीज़ें मैं खा रहा था, बाकी कह दी वो ओवर एंड अबव खाने के अलावा जो 5 टाइम मिलता उसके अलावा वो भी खरीद के खा सकते थे, खा रहे थे। तो मैं तो सिर्फ सलाद, खीरा, टमाटर, ककड़ी, ये इस तरह की चीज़ें खा रहा था, या जो कोई फ्रूट आया था वो खा रहा था। उसको क्या, वीडियो सामने आया उस पे आप चाहते हैं? उसी वीडियो की तो बता रहा हूँ, वीडियो में यही तो दिखाया, आप दोबारा दिखा देना। मसाज का वीडियो अच्छा, उसका भी बता देता हूँ। अच्छा, इसमें सेटिस्फाई हो गए ना आप? इसके बारे में तो बात नहीं करेंगे। इसमें हाँ कोई बात नहीं, पहले आपने ये भी पूछा था, इसका भी बता देता हूँ कि वो जो खाने के बारे में बात थी वो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि खाने के अंदर लग्जरी नहीं थी, वो सिर्फ जीवन को चलाने की आवश्यकता थी। और 38 किलो मेरा वज़न कम हो गया था, जो बिल्कुल डॉक्टर्स के लिए भी ये था कि भी कहीं ऐसा ना कुछ उल्टा सीधा हो जाए। अब रही मसाज की बात, मेरी 2 बारी सर्जरी हुई थी। मुझे हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज किया गया तो स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट लिखा गया, 1 महीने के लिए स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट था। स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट का मतलब मुझे अपने हाथ से कुछ काम नहीं करना था। मुझे हॉस्पिटल का जो जो जेल का जो लोकल हॉस्पिटल होता है उसमें रखने की ज़रूरत थी। तो वहाँ पर जो स्टाफ था, स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि भाई, क्योंकि मैं जेल के टॉयलेट में गिरा था, उस टॉयलेट का डिज़ाइन ऐसा था कि WC टॉयलेट की सीट बाद में थी और नहाने का एरिया पहले था, तो हमेशा गीला रहता था क्योंकि कई लोग यूज़ करते थे। तो उनको ये लगता था कि भाई कहीं ऐसा ना उसको क्रॉस करने में दोबारा गिर जाए, अगर इसमें दोबारा गिर जाएंगे तो एग्रीवेट हो सकती है, बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको ना एक सेल में रख लेते हैं और आपकी सारा जो भी प्रॉब्लम्स है हम वी विल टेक केयर ऑफ़ यू। अगर वो मुझे जेल हॉस्पिटल में रखते और वहाँ पर मेरे को फिजियोथेरेपी करते, कुछ भी करते, तो कोई इशू नहीं था। उन्होंने, जेल वालों ने अरेंज किया, मुझे डेली फिजियोथेरेपी लिखी गई थी कि 7 दिन फिजियोथेरेपी डेली करानी है, और स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट था। मैंने पूरे कपड़े पहने हुए थे, वहाँ पर इनमेट थे, सारे काम इनमेट करते हैं, जितने भी काम होते जेल के, खाना बनाने से लेके सफाई करने से लेके छोटे छोटे काम इनमेट करते हैं। उनको सेवादार कहते हैं वहाँ पे, कि सेवादार हैं, सारे काम करते हैं। तो जो आदमी मेरे पैरों को दबा रहा था वो एक्यूप्रेशर थोड़ा सीख गया था वहाँ पर, उसको फिजियोथेरेपिस्ट ने थोड़ा समझा दिया था कि ये कैसे करते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट हफ्ते में 1 दिन आते थे। तो उन्होंने मेरे को प्रोवाइड किया और उन्होंने उसको गाइड किया। तो वो मेरे थोड़े से पैर दबाते थे, पैरों के तलवे में दबा देता था, और मैंने पूरे कपड़े पहने हुए थे, उसको दबाने से मुझे रिलीफ मिल रहा था। इतना ज़्यादा सीवियर पेन था, उस चीज़ का मजाक बनाना और उसको मसाज कहना, मुझे लगता है मसाज के ना आपको वीडियो देखने चाहिए, मसाज कहते किसे हैं। आप फिर से अपने दर्शकों को दिखाइएगा कि सत्येंद्र जैन के लिए जो आपने कहा था कि ये मसाज है, कि ये मसाज है या नहीं है, वो डिसाइड करें कि वो मेरे हाथ या पैर को या कमर को थोड़ा दबा रहा है या मेरी मसाज कर रहा है। आप जब जेल में थे, आपकी पार्टी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई बाइट्स के जरिए आरोप लगाया कि आपकी सेहत के साथ वहाँ पे ठीक से तब ट्रीट नहीं किया जा रहा है, सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या वहाँ पे ऐसा अनुभव आपके साथ है ना भाई, अगर मेरे को जो फिजियोथेरेपी की जगह, या तो क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से मेरे को डेली फिजियोथेरेपी कराते, वो तो कराया नहीं, वो सुविधा तो मुझे दी नहीं। उसके अलावा इनमेट से मुझे अगर उन्होंने दबाने, उसको शोर मचा रहे हैं, चला रहे हैं। दूसरा, उसके अलावा मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया बहुत समय तक। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ये होता है कि मेरे सेल में किसी को नहीं आने दिया गया, बंद कर दिया, बिल्कुल बैन कर दिया। सुबह 2-3 घंटे खुलता है, शाम को 2-3 घंटे खुलता है सेल। उस टाइम पर जब बाहर निकलो तो लोगों को कह दिया कि तुम इनसे बात नहीं करोगे। तो मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की कि इनको मेंटली तोड़ दिया जाए, इनका मेंटल बैलेंस ख़राब हो किसी तरीके से, वो टॉर्चर करने की कोशिश की। खाने के लिए जो फ्रूट है, वेजिटेबल है, उसका प्रबंध भाई बाकी सारे इनमेट्स के लिए जेल प्रशासन जो है 5 टाइम का खाने का इंतजाम करता है। तो अगर मेरा ऐसा नियम था, मेरे लिए भी कर देते ना भाई, इसमें क्या दिक्कत थी? मैं कोई आपसे कोई ये तो नहीं करता मुझे कोई 5 स्टार से बना के खाना दो, तो उसके अंदर भी समस्या थी। दूसरी बात, चलो मैं जो भी कर रहा था मैं अपने नियम से, धर्म के हिसाब से कर रहा था, और उसका मजाक तो नहीं बनाना चाहिए था। आप उसका इस तरह से मजाक बना रहे हैं, वो ठीक नहीं है, इस देश के लोग पसंद नहीं करते। अभी जबकि देखो, यमुना प्रदूषण के लिए ना आपके चैनल्स पे सब जगह ये चल रहा है, 2 चीज़ें चल रही हैं कि यमुना प्रदूषित है और छठ आने वाली है, तो हर साल की तरह से वो यमुना में झाग की बात कर रहे हैं। और झाग भी कितने 4-4 फुट 5-5 फुट ऊँचे झाग है।
तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वो जो झाग होते हैं वो छठ पूजा और दिवाली के पास ही होते हैं, वो पूरे साल के लिए गायब हो जाते हैं। फिर एक साल के बाद फिर से आ जाते हैं, एक महीना चलता है इसके लिए। काफ़ी सारे लोग शूटिंग कराने जाते हैं, वहाँ बीजेपी वाले लोग जाएंगे, शूटिंग कराएंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे, सेल्फी लेंगे कि देखो कितने ऊँचे ऊँचे झाग आ गए। देखो होता है कि ये जो है यमुना के नदी में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट दिल्ली में पैदा नहीं होता, क्योंकि दिल्ली के अंदर वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री नहीं है। ये बादशाहपुर ड्रेन से होते हुए नजफगढ़ ड्रेन में आता है, गुड़गांवा की तरफ से जो पानी आता है 105 MGD गंदा पानी आता है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। इसी तरह से सोनीपत में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है 20 से 30 MGD वाटर, वो DD3 नरेला की तरफ से पानी आता है, वो भी सारा यमुना नदी में जाता है। ऐसे शाहदरा ड्रेन में 50-55 MGD गंदा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो यूपी की तरफ से आता है शाहदरा ड्रेन के अंदर। तो ये सारा मिला के देखो मैं बताता हूँ, ये आप बता रहा हूँ ना पोल्यूशन कहाँ से कैसे है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब वो वेस्ट आता है उसमें फॉर्माइट होता है, तो फॉर्माइट है उसके अंदर। जब वो पानी है पूरी दिल्ली में झाग नहीं बनते, जब एंड हो रहा होता है कालिंदी कुंज के पास पहुँचता है तो वहाँ पर एक बैराज है, बैराज को यूपी इरिगेशन, यूपी जल निगम उसको चलाता है, उसमें 12 गेट लगे हैं। अगर वो 12 गेट खोल दें तो ये झाग बाग नहीं बनेंगे, वो सारे गेट बंद कर देते हैं, 2 या 3 खोलते हैं, झाग बन जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था आप सारे गेट खोल दो, 2 दिन बाद चलते हैं, झाग खत्म हो जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं दूसरा बाकी पोल्यूशन की बात। पहली बात तो कि पोल्यूशन कुछ तो कम हुआ है। अभी हम यमुना की बात कर रहा हूँ, जी। यमुना की बता रहा हूँ, अभी क्योंकि पिछले 10 साल से आपकी सरकार है, मैं और उसी के बता रहा हूँ। जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भले कहीं से आता हो हमारी जिम्मेदारी, हाँ हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको कर रहे हैं ना, उस पर भी आ रहा हूँ ना। मैं पहले एक एक करके बता रहा हूँ, क्योंकि 2 मुद्दे यमुना के पोल्यूशन के ऊपर आ गए हैं। एक छठ पूजा के ऊपर कि सब लोग फोटो दिखाते रहते हैं, उसके अंदर जो झाग बन गए, झाग बगने आपके दबाव में आके शायद यूपी जल निगम सारे गेट खोल दे, 2-3 दिन में साफ़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि यमुना की ओवरऑल क्लीनिंग की बात है। यमुना को क्लीन करने का हमने इलेक्शन में वादा किया था, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम 5 साल में इसको साफ़ कर देंगे, 2025 तक इलेक्शन तक इसको साफ़ कर देंगे। और बहुत बड़ा काम है जिसके ऊपर हमने दिन रात काम स्टार्ट किया। जैसे मैं एक चीज़ बताऊँ, कल बीजेपी के दिल्ली के लोकल अध्यक्ष यमुना नदी वो यमुना में डुबकी लगा के आए, इसका मतलब पहले से कुछ तो साफ़ हुई है। नहीं, लेकिन उनकी एक रिपोर्ट आई है आरएमएल हॉस्पिटल की, उसमें वो दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब उतना पॉल्यूटेड था कि स्किन में रैसेज हो गए हैं और मतलब खुजली जैसे हो रहे हैं, आँख में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि उन्होंने डुबकी लगाई। कोई बात इतना फिर ज़्यादा पॉल्यूटेड है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी इस लायक तो था, घुस तो गए। 5 साल पहले तो घुस भी नहीं सकते थे। अरे सर उन्होंने हिम्मत तो करी, 5 साल पहले हिम्मत क्यों नहीं करी थी, 2 साल पहले हिम्मत क्यों नहीं करी थी, तब करके दिखाते हैं ना। यमुना नदी के अंदर मैं खुद गया था नाव में बैठ के, सर जी उसके अंदर तो आप डुबकी लगाने की बात कर रहे हो, उंगली नहीं लगा सकते थे आप, वहाँ पे इतनी बदबू थी, इतना चक्कर आते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यमुना साफ़ हो गई है, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, परंतु पहले के मुकाबले में यमुना का पानी साफ़ हुआ है। तभी सचदेवा जी ने जाके इस बात को खुद सिद्ध कर दिया है कि यार इसमें डुबकी तो लगा ही सकते हैं, उसके बाद भी जिंदा बाहर निकल सकते हैं। पहले तो ऐसा नहीं था कि यमुना में डुबकी लगाते और आप साबित तो बीमार तो पड़ गए ना इतना। अरे कहाँ बीमार पड़ गए, आज इंटरव्यू तो कल भी दे रहे थे, वो इंटरव्यू तो सब जगह दे रहे हैं। बीमार होते तो बेड पे होते, अस्पताल में एडमिट होते, कहीं नहीं हुए, हुआ तो कुछ भी नहीं। वो तो कह रहे हमारा उन्होंने थोड़ा सा काम किया है, लोगों को बताया कि भाई देखो केजरीवाल जी कर सकते हैं साफ़, हमारे बस की नहीं है। हाँ मैं उनका धन्यवाद भी करूँगा, वो बता रहे हैं कि ये पूरा साफ़ नहीं हुआ, मैं भी मान रहा हूँ पूरा साफ़ नहीं हुआ। अब साफ़ करने की बात बताता हूँ। यमुना नदी को साफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप जाके थोड़ा सा कूड़ा निकाल दें, थोड़ा कीचड़ निकाल दें, यमुना नदी साफ़ हो गई, वो नहीं होती यमुना नदी साफ़। यमुना नदी के अंदर 2 तरह का वेस्ट आता है। एक हमारे घरों से जो सीवर है, सीवर के अंदर जो गंदा पानी जाता है, अगर वो पानी पूरी तरह ट्रीट हुए बिना नालों से होता हुआ यमुना में जाएगा तो यमुना गंदी हो जाएगी। दूसरा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट मैंने जो अभी बताया आपको, यूपी से और हरियाणा से आता है, अगर उसको साफ़ किए बिना यमुना नदी में जाएगा तो यमुना नदी को प्रदूषित करेगा। तो दिल्ली 2 वजह से प्रदूषित हो रही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि हरियाणा से और यूपी से आता है, दूसरा दिल्ली के अंदर बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं जिनका जो सीवेज वेस्ट है वो डायरेक्टली नालों से होते हुए यमुना में गिरता था बिना ट्रीटमेंट के। हमने पिछले 5 साल के अंदर दिल्ली के अंदर हजारों कॉलोनियों के अंदर सीवर लाइन डाल दी है, डालेंगे नहीं, डाल दी है। अब वो सीवर लाइन डल गई, उनकी ट्रंक लाइनें चल रही हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। जो सारा का सारे पानी ट्रैप होने के बाद जब वो पहले एसटीपी में जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जाएगा, वहाँ से साफ़ होने के बाद उसको हम यमुना में डालेंगे तो यमुना साफ़ हो जाएगी।
यमुना के अंदर क्या हुआ इस साल, शुरू में कोरोना आ गया, 1.5 से 2 साल कोरोना के अंदर लॉकडाउन रहा, सब कुछ बंद हो गया था, तो वो डिले हुआ, हम मानते डिले हुआ, कुछ इन्होंने भी कहते काम करने में डंगे अड़ाए, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ 1-2 साल जो डिले हुआ उसकी वजह से हम यमुना को साफ़ करके दिखाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 साल मान लीजिए, 2 साल के अंदर यमुना नदी 100% साफ होगी। जी। इसके बाद सीवर लाइन तो हमने डाल दी, पानी की पाइपलाइन। पानी की पाइपलाइन। देखो मैं अभी 2 सवा 2 साल पहले अरेस्ट किया गया था, मेरे को 2.5 साल पहले अरेस्ट किया गया था, पिछले साल मैंने कोई दौरा नहीं किया था, अब वो 3 साल पुराने बता रहे होंगे। हाँ, जब आप थे हाँ, मंत्री 3 साल पहले। दिल्ली के अंदर कोई भी ऐसी कॉलोनी नहीं है जिसके लिए वाटर पाइपलाइन डालने का हमने प्लान ना बनाए और ना डाल दी हो। कुछ कॉलोनीज बच गई है जहाँ पे फॉरेस्ट का इशू है। आप हो सकता है जैसे आपने पहाड़ी का बात की है तो ज़रूर वो फॉरेस्ट के अंदर आती होगी, तो वहाँ पे शायद रह गया हो, ऐसी गिनी चुनी 2-4-5-10 हैं, या 2-4 कॉलोनियाँ जो यमुना के अंदर आती हैं, यमुना के अंदर ओ जोन कहते हैं उसके अंदर आती हैं। बाकी सब जगह हमने पानी की लाइनें डाल दी हैं, सभी जगह सीवर की लाइनें डाल दी हैं। यमुना नदी को साफ़ करने की मैसिव तैयारी हो चुकी है, और जो लास्ट माइल आखिरी वाला जो काम रहते हैं उसको कंप्लीट होने वाला है। यमुना भी साफ़ होगी और पानी भी होगा। अब हम आते इलेक्शन के मुद्दे पे, आप क्योंकि आप दिल्ली में चुनावी तैयारी कर। ऐसा था, देखो मैं जब जेल में था तो बहुत कम एक्सेस थी न्यूज़ के बारे में, अखबार में थोड़ा बहुत पढ़ लो, या 1 या 2 चैनल आते थे टीवी के ऊपर, तो बस वो जो पता लगता था वही पता था। तो ऐसा माहौल लग रहा था कि शायद सब कुछ नेगेटिव है, मतलब अंदर से ऐसे लगता था कि सब कुछ नेगेटिव है, आम आदमी पार्टी की सब कुछ खिलाफ है। 7 में से 0 सीट आई दिल्ली के अंदर लोकसभा में, तो लगता है जनता नाराज़ है। बाहर आने के बाद आज पूरे 7 दिन हो गए, मैं बहुत लोगों से मिल रहा हूँ, जनता से मिल रहा हूँ। बाहर आने के बाद शुरू में तो मुझे भी लगा कि यार लोग नाराज़ होंगे, बात तो सही है, नाराज़ तो हैं, पर हम हमसे नाराज़ नहीं हैं, वो बीजेपी से नाराज़ हैं। उन्होंने इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं किया। अरे भाई, जनता ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की बस चलाने का ड्राइवर बनाया कि भाई दिल्ली को आप चलाओ, एक बस है जिसमें दिल्ली के लोग बैठे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल को ड्राइवर बना दिया। बीजेपी को क्या करना चाहिए था कि भाई हम अच्छी बस चलाएंगे, इनसे भी अच्छी चलाएंगे, आप हमें ड्राइवर बना दो। कहते बस चलानी तो हमें आती नहीं। हाँ, बीजेपी वाले क्या बोले, हाँ हम बस के ब्रेक फेल कर देंगे। अब वो ब्रेक फेल करने में लग गए कि भाई यमुना नदी साफ कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, सत्येंद्र जैन को अरेस्ट कर लो। स्कूलों के अंदर पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लो। अरविंद केजरीवाल ओवरऑल सब लीडरशिप लेके सबके पीछे लगे हुए हैं, काम करवा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लो, संजय सिंह को अरेस्ट कर लो। तो यार ये ब्रेक फेल करने वाली राजनीति ना जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है। जनता बहुत नाराज़ है बीजेपी की इस राजनीति की वजह से। जहाँ तक हमारी बात है, जनता कह रही है कि काम तो किया, तो आम आदमी ने पार्टी किया है। और हमारे प्रचार के बारे में कमाल की चीज़ हो गई, जो जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ, हमें तो प्रचार की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। पता हो क्या रहा है, बीजेपी वाले प्रचार कर रहे हैं। मैं गया अभी, कल गया था कहीं, बात की, मैंने क्या लगा, कहते सर बीजेपी वाले आए थे, कह रहे थे ये फ्री की रेवड़ी जो बांट रहा है ना केजरीवाल, ये बंद करेंगे, ये रेवड़ी कल्चर ठीक नहीं है। मैंने भाई रेवड़ी कल्चर क्या होती है? वो कहते पहली रेवड़ी बिजली फ्री, दूसरी रेवड़ी पानी फ्री, तीसरी रेवड़ी दवाई फ्री, चौथी रेवड़ी पढ़ाई फ्री, पांचवी रेवड़ी बस यात्रा महिलाओं के लिए फ्री, छठी रेवड़ी तीर्थ यात्रा फ्री। कहते हैं सब कुछ जो रेवड़ी 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 बांट रहे हैं ना, इसको बंद करके दिखाएंगे। जनता पता क्या बोल रही है, कहते भाई साहब तो बड़े खतरनाक लोग हैं। पहले कहते थे पैसा कहाँ से लाएंगे, केजरीवाल को चैलेंज करते थे पैसा कहाँ से लाएंगे, केजरीवाल ने करके दिखा दिया। भाई साहब पैसे की जरूरत नहीं, नियत की जरूरत है, साफ नियत होनी चाहिए, सब कुछ करके दिखा दिया। अब कहते हैं हम इसको बंद करके दिखाएंगे। आपके इलाके की अगर हम बात करें, हाँ, मैं अब इलाके की बता रहा हूँ, मैं अपने इलाके की बता रहा हूँ, दिल्ली की बता रहा हूँ, मेरे अपने इलाके में ही गया था। जनता कह रही है इस बारी तो बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए, ये अगर आ गए ना हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आप फिर से चुनावी तैयारी में लगे हैं, बस चुनाव करेंगे। पूरी दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं, सब जगह तैयारी कर रहे हैं। हम आपकी अगर एक उम्मीदवार के तौर पर बात करें, नहीं, देखो पता क्या होता है, उम्मीदवार आदमी तब होता है जब उसको पार्टी डिक्लेयर करती है, उससे पहले वो सिर्फ कार्य करता है। अपने तौर पे मतलब आप तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मैं मेरी जिम्मेदारी है भाई, मैं तो अलग अलग असेंबली में भी जा रहा हूँ, वहाँ पर भी तैयारी करा रहा हूँ, वहाँ पर भी हम लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं अपने। पार्टी गए तो सचिन जैन पार्टी कहेगी, जो कहेगी वो करेंगे। चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? पार्टी जो भी कहेगी, पार्टी कहती है कि ये संगठन का काम देखो तो देखेंगे, पार्टी कहेगी इलेक्शन लड़ो तो इलेक्शन लड़ेंगे। हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो कहेगी पार्टी वही एक करेगी। अंतिम सवाल, आप जब जेल में थे आपकी पार्टी के कई लोग तो पार्टी छोड़कर चले गए, उसमें सिटिंग और भी कई लोग गए, तो क्या मतलब आपको लगा कि अब मतलब पार्टी की नीतियों से वो खफा थे या कुछ और था? नहीं देखो, मैं ऐसा नहीं मानता, मैं उनकी गलती भी नहीं मानता।
कई बार क्या होता है देखो, अब राजकुमार आनंद जी थे, ईडी वालों ने उनके ऊपर रेड की। अब ईडी ने रेड की थी 6 महीने या 1 साल पहले रेड की थी उनके यहाँ, ईडी वाले दोबारा पहुँच गए। तो यार अगर इतना तंग करेंगे तो हर आदमी तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन नहीं है ना। उनको भी कहते थोड़ा सा तो अधिकार है कि अपना जीवन जी लें। तो अगर इतना दबाव डालेंगे तो देखो टूटने के स्वाभाविक है, टूट गए तो कोई बात नहीं। मैं इसमें उनकी गलती नहीं मानता हूँ, ये तो दबाव की राजनीति जो बीजेपी चला रही है। कोशिश तो उन्होंने बहुत की थी, हमें भी तोड़ने की कोशिश बहुत की, टूटे नहीं वो बात अलग है। इसमें मुझे लगता है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब जानते हैं कि वो बेचारे क्यों गए। अगर वो लोग आना चाहें तो पार्टी स्वागत करेगी? हम वो आने देंगे तब ना, दबाव के उनसे ख़त्म थोड़ा हो गया है। थैंक यू।